अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है आई रिचर्ड जो है इनकी थ्योरी है। इसमें क्या करना होता है, अगर आपके पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आता है और आपके ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसके जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो ये आपका जो है इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि आप एक अच्छे क्रिटिक बन गए हैं। आपको चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना आ गया है, आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। और ये आपके पेपर में जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है। इसमें मार्क्स सबसे ज़्यादा मिलती हैं दूसरे थ्योरी वाले क्वेश्चन की निस्बत। और इसके अलावा जो है ये एग्जामिनर पे भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इसका। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ थ्योरी को रीड नहीं किया बल्कि उसको प्रैक्टिकली भी जो है आप करने का टैलेंट रखते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म असल में होता क्या है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज़ द एक्सरसाइज, ये एक मशक है, एक एक्सरसाइज है इन विच यू आर गिवन आर टेक्स्ट, जिसमें आपको एक टेक्स्ट दी जाती है, टेक्स्ट की कुछ लाइंस दी जाती हैं, वो आपकी किसी भी पोइम में से हो सकती हैं, that you have not seen before and are asked to write a critical analysis of it। अब वो पोइम जो है ना आपके लिए नॉन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आपने कभी उसको रीड किया हो अपने इंटर लेवल पे, बैचलर लेवल पे, या फिर मास्टर लेवल पे आपने क्लासिकल पोइट्री में भी उसको पढ़ा हुआ हो, या फिर अमेरिकन लिटरेचर की पोइम्स में से भी आ सकती हैं, मॉडर्न पोइट्री की पोइम में से भी आ सकती हैं। वैसे ज़्यादातर जो पोइम्स आती हैं ना वो मॉडर्न पोइट्री में से आती हैं, जो पार्ट 2 की पोइट्री होती है ना उसमें से ही आती हैं। तो यानी वो पोइम आपके लिए अगर तो बाकी आपने उसको पढ़ा हुआ है फिर तो आप उसको फौरी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इस पोइम की ये लाइंस हैं और ये इस राइटर ने इसको लिखा हुआ है। और अगर वो अननाउन है तो फिर भी आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज करना आना चाहिए। उसको कैसे करते हैं क्रिटिकली एनालाइज वो मैं आपको बताऊँगी आज की इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, तो हमने जो है हमें जो लाइंस दी जाती हैं हम उससे बेशक वाकिफ़ हैं या नहीं हैं, हमने उनको एनालाइज करना होता है क्रिटिकली। ओके, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में क्या करते हैं? इट इज़ क्रिटिक्स ओपिनियन ऑन वर्क्स ऑफ आर्ट, कि ये क्रिटिक की ओपिनियन होती है। आपने जो है एक क्रिटिक बन जाना होता है इन लाइन को प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करते हुए और अपनी राय देनी होती है कि वर्क ऑफ आर्ट जो है, कोई पोएम है, वो किस तरह की है। आपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताने होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द रीडर, ये रीडर पे डिपेंड करती है। अब ये रीडर जो है वो आप हैं या मैं हूँ या कोई भी स्टूडेंट है। हर स्टूडेंट का, हर इंसान का जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी थॉट्स होती हैं। तो हर बंदा जो है अपने लिहाज से क्रिटिकल एनालिसिस उसका करता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ना बुक्स से जो है वो रटा लगा लेते हैं कि कुछ लाइंस का, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस का, क्रिटिकल एनालिसिस का, वो कभी भी मार्क्स गेनिंग नहीं होता। मार्क्स गेनिंग वो होता है जो आप अपने माइंड से बना के लिखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना उसकी ये डिमांड होती है, अगर वो पेपर में सारे वो स्टूडेंट्स का पेपर चेक करता जा रहा है और एक सेम ही चीज़ उसको पढ़ने को मिल रही है तो वो इतना उसको इंप्रेस नहीं करता। लेकिन उसको चीज़ इंप्रेस ये करती है कि किसका आंसर जो है वो यूनिक है, सबसे डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप अपने माइंड से लिखेंगे, अब हर बंदे की सोच तो एक जैसी नहीं ना होती, तो फिर वो तो डिफरेंट होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है। तो वो आप अपनी टेक्स्ट की लाइंस को कोई भी रुख दे सकते हैं, कोई भी उसको जो है अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं होती कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आप जो आपका माइंड कहता है, जो आपका दिल कहता है, आप उसके लिहाज से उन लाइंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका एनालाइज जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं। इट इंटरप्रेट्स द इम्प्लिक्ट आइडियाज़ ऑन टेक्स्ट। अब आपने जो टेक्स्ट की लाइन्स आपने पढ़ी हैं, आपने उनको बार बार रीड करना है, बार बार समझना है, बार बार जो है उनके पॉइंट्स को जो है जो आप उन लाइन्स के हवाले से आपके माइंड में पॉइंट्स आ रहे हैं ना, आपने क्या करना है कि पेपर के लास्ट पे एक ड्राफ्ट फोल्डर बना लेना है। वो पॉइंट्स जो है ना उसमें नोट करते जाना है। फिर एंड पे आपने पेपर में जब बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना, एंड पे इस पेपर क्वेश्चन पे आना है, सबसे एंड पे इसको करना है। फिर वो जितने भी आपके ड्राफ्ट फोल्डर में पॉइंट्स बने होंगे ना, फिर आपने उनको एक तरतीब दे देनी है। वो तरतीब कैसे देनी है वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट बताती हूँ। देखिए, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड हैव फॉलोड वाइल अटैम्प्टिंग अ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी होती है वो उसमें आपने उसका बताना होता है, थीम बताना होता है, टाइप बतानी होती है, मूड बताना होता है, एटीट्यूड बताना होता है, अप्रोच बतानी होती है। फर्स्ट पैराग्राफ जो आप इसके बारे में बना सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस पे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, ब्रीफली डिस्कस द मेन थीम ऑफ द पोइम। अब आप पोइम्स की लाइंस को पढ़ा है, अगर तो वो पोइम्स आपने पहले से पढ़ी होंगी ना, मतलब आपके इंग्लिश के सिलेबस में से कोई वो दे देते हैं, फिर तो आपने उसके थीम्स भी याद किए ही होने
करने हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे और आप उनको लिख सकते हैं। अब वो थीम एक भी हो सकता है, मल्टीपल थीम्स भी हो सकते हैं। अब ये आपकी अपनी हिम्मत है कि आप थीम को एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं या उस पर पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, 4 लाइनों का, 5 का, 7, 8 या 10 लाइनों पर भी आप थीम्स को लेके जा सकते हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए। इस तरह से जो है आपका एक पैराग्राफ हो जाएगा। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, आपने बताना है इसकी लिटरेरी टाइप कौन सी है पोइम की। लिटरेरी टाइप से मुराद के लिरिक है, मतलब कोई म्यूज़िकल टाइप पोइम है, या फिर बैलेड है, या फिर सोनेट है। सोनेट कहते हैं जो 14 लाइन्स की पोइम होती है, जो 14 लाइन्स पे कंसिस्ट करती है। एलेगी है, एपिटो है, और जस्ट अ पोइम या सिर्फ एक पोइम है। ये पैराग्राफ आप तभी लिख सकते हैं जब आपको पोइम्स के बारे में नॉलेज होगा कि कौन सी पोइम जो है कौन से वाली होती है। आपको पोइम के इनके बारे में इनकी डेफिनेशंस को एक दफ़ा रीड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद डिस्कस द टेक्निकल टाइप ऑफ द पोइम। थर्ड पैराग्राफ आप बना सकते हैं टेक्निकल टाइप पे। टेक्निकल टाइप में क्या आ जाता है, नरेटिव है। नरेटिव से मुराद के वो जो पोइट है ना इस पोइम में वो किसी स्टोरी को बयान कर रहा है, किसी स्टोरी को जो है उसने एक पोइम की फॉर्म में लिख दिया है, तो तब तो वो नरेटिव हो गई। लेकिन अगर वो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव से मुराद कि किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, पोइट जो है वो उसकी किसी चीज़ की वजाहत देने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो उसकी जो आप लिखेंगे कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पोइम। तो अगर ड्रामेटिक है, ड्रामेटिक का मतलब कि वो एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट दे रही है, एक जो यानी ऐसे लग रहा है कि आपकी आंखों के सामने कोई सीन चल रहा है, कोई ड्रामा, कोई मूवी चल रही है, तो फिर तो वो ड्रामेटिक होगी। और या फिर रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव में मुराद के एक पॉइंट के माइंड में कोई इमेजिनेशन, कोई आइडिया आया है और उससे जो है वो एक मीनिंग ड्रा करके उसको वर्ड्स की फॉर्म में पेपर पर लिख रहा है, तो तब वो पोइम रिफ्लेक्टिव कहलाती है। इस तरह से 3 पैराग्राफ तो आपके हो जाएंगे। इसके बाद 4th पैराग्राफ में डिस्कस द मूड एंड टोन ऑफ द पोइट इन द पोइम। अब आपने बताना है कि उसका पोइट जब ये पोइम को लिख रहा है तो उसका मूड कैसा है, उसकी टोन कैसी है, उसको जो है वो सीरियस मूड में उसने लिखी है, नॉन सीरियसली लिखी है, रिफ्लेक्टिव है, डिडक्टिव है, या फिर वो उसको आयरॉनिकली लिख रहा है, मतलब उसका कहने का मतलब कुछ और है लेकिन उसको जो है वो पोइम में उसके उल्ट जो है ना वो उसने लाइंस लिखी हैं ताकि उसका आयरॉनिकली मीनिंग निकल सके। या फिर स्टायर है, वो किसी चीज़ पे स्टायर कर रहा है, किसी चीज़ पे तंज कर रहा है, या फिर कॉमिक है, फ़नी है, मजाकिया है। तो आपने बताना है कि यानी किस मूड में, किस टोन में ये पोइट ने ये पोइम लिखी है। एक पैराग्राफ आप इस पे बनाएंगे। आगे डिस्कस द एटीट्यूड ऑफ द पोइट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब आपने बताना है कि पोइट का एटीट्यूड कैसा है, वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। इस पे एक पैराग्राफ आपने बना देना है। डिस्कस द अप्रोच ऑफ द पोइट। अब आपने बताना है कि पोइट ने जब ये पोइम लिखी है तो उसकी अप्रोच कैसी है, वो रियलिस्टिक है या फिर पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है। रियलिस्टिक मतलब वो बिल्कुल बेगर्ज हो के जो है ना हकीकत को बयान कर रहा है, रियलिटी को बयान कर रहा है। हर चीज़ जो है उसने रियलिटी बेस अगर पोइम में लिखी है तो वो रियलिस्टिक होगी। फिर अगर उसका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव चीज़ों को बयान कर रहा है या नेगेटिव चीज़ों को कर रहा है, वो पूरी उम्मीद है या ना उम्मीद है, वो चीज़ों की पॉजिटिव साइड पे देख रहा है या डार्क साइड पे देख रहा है, तो तब आपने बताना है कि वो पोइम पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है। इस तरह से तकरीबन 5-6 पैराग्राफ तो आपके ये बन जाएंगे। इसके बाद इसके अलावा आप इसमें मीटर पे एक पैराग्राफ बना सकते हैं कि इसके में मीटर कौन से यूज़ हुए हैं, साउंड कैसी है, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। मतलब आपको जो लाइन्स दी गई ना उसके 2-3 स्टैंजा दिए गए हैं तो आप उसकी स्टैंजा वाइज भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। फिर आप उसकी राइम स्कीम बता सकते हैं कि उसकी राइम स्कीम कैसे यूज़ हुई है। राइम स्कीम ए बी है, ABCB है, ABCBCD है। वो जो भी आपको पोइम्स की लाइन होंगी ना उनको देख के अंदाज़ा हो जाएगा अगर आपको राइम स्कीम निकालना आती है। तो एक पैराग्राफ आप राइम स्कीम पे बना सकते हैं। इसके अलावा एक जो इनका जो ना करंट नोट्स में भी एक फॉर्मेट दिया गया है क्रिटिकल एनालाइज करने का, वो भी जो है आप एक दफ़ा देख लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं वो आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नाम से भी पूछा जा सकता है, क्रिटिकल एनालिसिस के नाम से भी पूछा जा सकता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आपने सेम ही आंसर करना होता है। कि फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखते हैं जनरल आइडिया ऑफ द पोइम के बारे में कि पोइम का जो है वो जनरल आइडिया क्या है, इसके पीछे जो है वो क्या वजह है, असल में पैगाम क्या देना चाह रहा है पोइट इस पोइम के ज़रिए हमें। इसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द पोइम। बैकग्राउंड ऑफ द पोइम में आता है कि ना पोइट जो है वो पोइट को ये पोइम लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी वजह क्या थी, क्या वजह हो सकती है कि उसने ये पोइम लिखने पे मजबूर हुआ। इसके बाद टाइटल अगर तो आपने वो पोइम पहले से पढ़ी हुई है और आप उसको फौरी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उसका टाइटल पे जो है ना वो लिख देंगे कि ये इस पोइट ने लिखा है और इस पोइम को जो है ना इस पोइट का जो है ये टाइटल है, ये इसका नाम है।
और फिर उसको आपने ये भी बता देना है कि ये टाइटल इसके लिए सूटेबल है या नहीं है, इसका टाइटल ये पोइम के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया। लेकिन अगर आपको कोई अननोन पोइम आ जाती है कि कोई ऐसी पोइम है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये कौन सी है, तो आपने उसकी लाइन्स के हिसाब से जब उसका क्रिटिकली एनालाइज करना है तो आप अपनी ओपिनियन के हिसाब से, अपनी राय के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी का भी उसका कोई टाइटल रख सकते हैं जो कि उसके लिए बिल्कुल सूटेबल हो। फिर क्या करना है कि नेक्स्ट आपने बता देना है एटीट्यूड ऑफ द पोइट। एटीट्यूड ऑफ द पोइट में आपने क्या करना होता है, उसमें आपने उसका बताना है कि जो मैंने भी पीछे आपको बताया है कि वो किस मूड में या किस टोन में जो है वो उसने पोइम को लिखा है। इसके बाद आ जाता है मेजर थीम्स। मेजर थीम्स में आपने उसके थीम्स बताने हैं, वो आपको जितने भी उसमें नज़र आते हैं 1 2 3 और 4 वो आप बता सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है मेजर सिंबल्स। मेजर सिंबल्स में आपने उसके सिंबलिज्म बताने हैं। अगर आपको कुछ समझ आता है कि कोई वर्ड जो है किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। एलिमेंट्स ऑफ आयरनी पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके बाद रोमांटिक है, क्लासिक है या मॉडर्न है। वैसे ज़्यादातर पोइम्स जो है वो मॉडर्न में से आती हैं, तो आप उसके मॉडर्न एलिमेंट्स पे एक पैराग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपने उसमें इमेजरी बतानी है। इमेजरी जो है, इमेजरी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो विजुअल होती है, मतलब देखने से रिलेटेड, जैसे 5 हिस्से होती हैं ना, तो देखने से रिलेटेड, टच से रिलेटेड, सूंघने से रिलेटेड, चखने से रिलेटेड, जो भी यानी आपको नज़र आता है ना कि इसमें ये वाली इमेजरी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उस पर भी आप लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको गिवन लाइन्स में कंपाउंड वर्ड्स नज़र आते हैं, मतलब इस तरह के वर्ड्स हैं कि जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बना हुआ है, तो उनको भी बता सकते हो कि पोइट ने जो है इस पोइम में ये कंपाउंड वर्ड यूज़ किए हैं। इसके अलावा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, अगर 2 चीज़ों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया है तो उसे भी आप बता सकते हैं कि पोइट ने इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर करने की ज़रूरत जो है ना कोशिश की है। इसके बाद आ जाता है आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं डेनोटेशन और कॉनोटेशन के बारे में। डिनोटेशन कहते हैं डी का वर्ड मतलब डिक्शनरी से रिलेटेड, कि डिक्शनरी में इसका क्या मीनिंग है, और कॉनोटेशन से का मतलब ये होता है कि कल्चर से रिलेटेड, कि यानी कल्चर के तौर पे जो है हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो है इसका क्या मीनिंग लिया जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम एक वर्ड रेड को अगर हम डिक्शनरी में टाइप करते हैं तो उसका मीनिंग आता है सुर्ख, लाल। लेकिन अगर आप कल्चर के हवाले से इसका मीनिंग देखें तो रेड कलर जो है वो अलामत होता है ख़तरे की, खून की, कत्लो गारत की, इस तरह की अलामत होता है रेड कलर। तो यानी कॉनोटेशन के लिहाज से इसका मीनिंग जो है वो डेंजर है या डेथ है या ब्लड शेड है, लेकिन डिक्शनरी के लिहाज से इसका मीनिंग रेड का जो है वो सुर्ख होता है। इसके अलावा सिमिलीज पे भी आप लिख सकते हैं कि इन लाइंस में पोइट ने ये सिमिलीज यूज़ की हैं। मेटाफर्स पे भी लिख सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी जो है ना जानदार चीज़ बेजान चीज़ में जो है ना जानदार चीज़ों वाली करैक्टरिस्टिक से उसको सिम्बोलाइज़ किया जाए। इसके अलावा पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन को यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपको ये चीज़ें आप तभी कर सकते हैं अगर आपको लिटरेरी टर्म्स का पता होगा। इसके अलावा उसमें म्यूजिकल डिवाइसेस, अलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स इस पर भी बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाले 2 हैं, इनको स्किप कर दें। तो इस तरह से ये जब सारे पॉइंट्स आप कर लेते हैं, फिर एंड पे आपने एक पैराग्राफ कंक्लूजन पे बना देना है। कंक्लूजन कैसे ड्रा करते हैं ये मैंने जो एक मेरी वीडियो है हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, वो वाली वीडियो देख लें। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी पोइम का, किसी भी क्रिटिकल एनालिसिस का जो है कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसमें आपको कंक्लूजन निकालना आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।